नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है। ऐसे में कुछ सांसद ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं और काफी चर्चा में बने हुए हैं। कुछ मंत्रियों के बारे में हम आपको बताते हैं जिन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण किया है, जिसमें सबसे पहले बात होगी चिराग पासवान की। फिर हम आपको बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बारे में बताएंगे, जिसके बाद बात करेंगे झारखंड से बीजेपी के नेता संजय सेठ की। और आखिर में हम आपको यूपी के बांसगांव से सांसद और मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बने कमलेश पासवान के बारे में जानकारी देंगे। तो पहली बार बात करते हैं चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान जिन्होंने पहली बार मोदी सरकार 3.0 में बतौर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, जो लगातार 3 बार से सांसद हैं। 2024 में उन्होंने हाजीपुर सीट पर जीत दर्ज की। 2021 में रामविलास पासवान का निधन हो गया था, जिसके बाद चिराग पासवान ने अपने दम पर दोबारा पार्टी को खड़ा किया। 2024 के चुनाव में एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें दी गई थी और चिराग ने सभी 5 की 5 सीटों पर जीत दर्ज कर 100% परिणाम दिखाया है। बताते चले कि चिराग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। 2014 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वहीं बिहार में चिराग पासवान को लेकर काफी क्रेज देखने को मिलता है। साथ ही चिराग राजनीति के उभरते सितारों में भी गिने जाते हैं। ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी। कल प्रधानमंत्री जी से भी अनौपचारिक मुलाकात में जब बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा भी यही मार्गदर्शन मुझे दिया गया कि इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। आप विदेशों में देखेंगे जिस तरीके से दूसरे देशों में प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से ही अधिकांश कार्य हो रहे हैं, ऐसे में हम लोग प्रोसेसिंग में अभी भी उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस उम्मीद के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखते हुए जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने ली, उस विभाग को उन्होंने ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। और ऊंचाइयां इसलिए नहीं, ऊंचाइयां इसलिए क्योंकि उसको सीधा जनता के साथ जोड़कर उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं में एक अपना अहम योगदान देने का काम किया। उन्हीं से सीखते हुए, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, विकसित देश के संकल्प को पूरा करने में इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूं। सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें। अब बात करते हैं दूसरे चेहरे यानी जीतन राम मांझी की, जो मोदी सरकार 3.0 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी देख रहे हैं। मांझी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। बता दें कि वो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। साल 2014 और 2019 में वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उनको संसद पहुंचने का मौका मिला है। बताते चले कि जीतन राम मांझी 44 साल सक्रिय राजनीति में बिता चुके हैं। साल 1980 से 1990 तक जीतन राम मांझी कांग्रेस के सदस्य रहे, जिसके बाद 1990 से 1996 तक
वो जनता दल का हिस्सा बने रहे। 96 से 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य रहे। 2005 से 15 तक उन्होंने जेडीयू के सदस्य के रूप में काम किया और 2015 में जेडीयू से निकाले जाने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गठन किया। बताते चलें कि इसके अलावा मांझी बिहार में कई मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। और जहाँ तक चार्ज लेना और विभाग का मामला है, हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। प्रधानमंत्री को सब कोई जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ये विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। हम विभाग के सारे जो सस्टांश होते हैं, इसके जो सारांश होते हैं, इसी बात से हम समझ गए और हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमको इस लायक समझते हैं। और क्यों न समझें, भारत में वाहिद एक प्रधानमंत्री और लीडर वो हैं जो देश के सभी तबके के लोगों का, चाहे ईंट हो, पत्थर हो, जीव हो, प्राणी हो, सभी के बारे में वो जानते हैं कि कहाँ क्या जरूरत है सेवा करने की, और उसके अनुसार वो काम करते हैं। तब तो 62 साल के बाद ये तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का मौका मिला है और उनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने का एक मौका मिला। चलिए अब आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहां रांची से लगातार दूसरी बार सांसद बने संजय सेठ को मोदी सरकार 3.0 में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। बता दें कि संजय सेठ छात्र जीवन से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। आपातकाल के दौरान कई बार जेल गए। रांची, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा के प्रभारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2 बार कार सेवा, एकता यात्रा, वोट क्लब रैली में शामिल रहे। रांची पटना में विधानसभा घेरों का आंदोलन में भी शामिल रहे। इसके अलावा इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो साल 1976 में एबीवीपी का चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद सन 1980 में भाजयुमो रांची नगर के महामंत्री बनाए गए। साल 1981 में भाजयुमो के रांची नगर अध्यक्ष बने और 1986 में रांची बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन महामंत्री बनाए गए। 1990 में बीजेपी रांची अध्यक्ष बने। साल 1997 में भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री रहे। साल 2001 की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रहे और 2003 में रांची महानगर के अध्यक्ष बनाए गए। साल 2013 में नमो मंत्र झारखंड के संयोजक भी रह चुके हैं। और अब चलते हैं यूपी से पहली बार ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बांसगांव सीट से लगातार चौथी बार सांसद बने कमलेश पासवान। बता दें कि कमलेश पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 2002 में समाजवादी पार्टी से की थी। उन्होंने 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मनीराम से विधायकी का चुनाव लड़ा, जिसके बाद साल 2008 में योगी आदित्यनाथ के कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद साल 2009 में बीजेपी के टिकट पर उन्होंने बांसगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। तब से लगातार वो जीतते आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 100 दिन का टारगेट फिक्स किया है हम सब लोगों के लिए, हम सब लोगों को पूरे जी जान से उस टारगेट को अचीव करना है और पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से मैं प्रयास करूंगा कि जो मंत्रालय मुझे मिला है आरडी का, रूरल डेवलपमेंट का, उसको पूर्ण रूप से अच्छे से गांव में जो कनेक्टिविटी है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे तमाम जितने भी हैं हमारे मंत्रालय में पूर्ण निष्ठा से काम करके जनता के बीच तक ले जाने का प्रयास करूंगा।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अपने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अधिकारियों ने पूरे गर्मजोशी के साथ रेल मंत्री का स्वागत किया। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री को एक बार फिर से जनता ने आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया है, जिसमें रेलवे का एक बड़ा अहम रोल है। प्रधानमंत्री ने 10 सालों में रेलवे में बड़ा सुधार किया है। रेलवे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी है, इसलिए रेलवे को केंद्र में रखकर एक भावनात्मक संबंध भी जोड़ा जाता है। इसी विजन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अश्वनी वैष्णव को सौंपी गई है। रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूँ। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सूचना व प्रसारण मंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर से आशीर्वाद देकर देश की सेवा करने का मौका दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को समर्पित है। कल पीएम ने पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का जो मौका दिया है, देश की सेवा का मौका दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं। नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार। सेवा का मौका दिया, आपके विजन को इम्प्लीमेंट करने का एक मौका दिया। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी की 3.0 कालखंड में कानून और न्याय की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपराध से संबंधित 3 कानून जो बदले गए हैं वो रहेगा। इसे भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बदला गया है। इस बारे में जागरूकता फैलाना और इससे संबंधित वर्कशॉप व सेमिनार कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यभार संभालते हुए ये तमाम बातें कही। मोदी जी के 3.0 इस कालखंड में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता, जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम से संबंधित 3 लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो बदले हैं, जो भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बदले हैं, 1 जुलाई से वो लागू होंगे। उनके बारे में जागरूकता फैलाना, नागरिकों को सचेत करना, जागरूक करना कि ये कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। तो इसके जो स्टेक होल्डर हैं उनसे संबंधित वर्कशॉप करना, सिंपोजियम करना, सेमिनार करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। वो रिपोर्ट आई हुई है, रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सबमिट की है और रिपोर्ट आ गई है। आपको बाद में बताएंगे संबंध में क्या करना, बाद में बताएंगे क्या करना।
वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य दिया। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संस्कृति मंत्रालय ने काम किया है और भारत की एक नई पहचान और छवि बनी है। विभिन्न स्तरों और विभिन्न आयामों के माध्यम से पूरे विश्व में निर्मित मुझे इस कार्य को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मिला है। मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। देश के मतदाताओं का ये विवेकपूर्ण निर्णय देश को विकसित करने के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में आमूलचूल परिवर्तन किया, निराशा के गर्त में डूबे हुए भारत को आशा से लबरेज कर भारत विकसित हो सकता है, इस विश्वास से परिपूरित कर भारत विकसित हो सकता है, पूरे विश्व भर में इस संदेश को प्रतिस्थापित करने में जो सफलता प्राप्त की है, देश के मतदाताओं ने उस पर मोहर लगाई है। माननीय मोदी जी की सरकार निरंतरता की पहचान रखने वाली सरकार है। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, उनके विजन के अनुरूप जिस तरह से देश में कला व संस्कृति मंत्रालय ने काम किया है और भारत की संस्कृति को देखकर एक बार पुनः जिस तरह से पूरा विश्व विस्मित है, चकित है, विभिन्न पायदानों और विभिन्न आयामों के माध्यम से जिस तरह से भारत की एक नई पहचान और छवि पूरी विश्व भर में बनी है, इस काम को आगे बढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकसित भारत बनाने में संस्कृति मंत्रालय और हमारा पर्यटन मंत्रालय दोनों विशेष योगदान करें। इस सब के लिए हम सब लोग समन्वित रूप से प्रयास करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। पिछले 10 सालों में जो क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं सौभाग्य मानता हूं कि उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए एक मौका मुझे दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती है और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। मेरी यही कोशिश रहेगी। हमारा ये विभाग एक सेवा का विभाग है, लोगों को जोड़ने का एक विभाग है और जिस भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता है, उनकी सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। आज प्रभार मैंने लिया है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर हमारा विभाग पूर्ण रूप से खड़े उतर पाए।
किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद में हमारे देश के भविष्य की चर्चा होती है और यहां से निर्णय लेकर हम देश की सेवा करते हैं। हर राजनीतिक दल का मकसद एक है, देश की सेवा। इसलिए संसद चलाने में सबका योगदान चाहिए। सबसे पहले तो हम अभी लोकतंत्र के मंदिर में हैं। पार्लियामेंट में ही हमारा देश का भविष्य का चर्चा होती है और यहीं से निर्णय करके देश का हम सेवा करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक सदस्य, सबका मकसद एक है, देश का सेवा। इसलिए पार्लियामेंट चलाने में सबका योगदान चाहिए, यही उम्मीद है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, ये हम पार्लियामेंट से ही। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार की सियासत के बड़े नाम रहे पप्पू यादव की। पप्पू इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। सांसद बनने के बाद पप्पू ने क्या कुछ कहा, उनसे बात की हमारे सहयोगी सादिक खान ने। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव जी। पप्पू जी, सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई। जनता को जीत की बधाई, सब समाज को जीत की बधाई, हमको नहीं। पप्पू जी, जिस तरह से शायद आप 4 बार निर्दलीय सांसद लड़े, इतिहास में ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, देश में कभी नहीं हुआ। 2 बार ही कोई निर्दलीय आज तक नहीं बना है, चौथे बार निर्दलीय हूँ। और ये जनता के कारण भगवान मानता हूँ, सेवक हूँ, मदद करता हूँ, उसके लिए जीता हूँ। इंसानियत के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, जात पात नहीं जानता हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं जानता हूँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। सत्ता के लिए किसी जाति को से नफरत नहीं है, उसका सम्मान करता हूँ, खुद से ज़्यादा उसका भगवान मानता हूँ। और हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, एक तरह जीता हूँ, परिवार के माहौल में रहता हूँ, हर परिवार को अपना परिवार समझता हूँ। पप्पू जी, बड़ी जिस तरह से प्रचार देखा, चुनाव से पहले भी बड़ी संघर्ष के बाद ये सीट जीते हैं आप, कैसा था पूरा? जनता चुनाव लड़ रही थी और जनता को ही चुनाव लड़ने छोड़ दिया। हम तो बेटे के रूप में थे और एक सेवक के रूप में थे। जनता की जीत है, जनता नहीं लड़ा। और सबसे ज़्यादा गरीबों ने, आदिवासियों ने, सभी जात के यूथ ने, मुसलमानों ने और दलितों ने लड़ाई। सबसे पहले संसद जाने के बाद पप्पू यादव जनता के लिए क्या करें? युवा के रोजगार, नीट्स, एग्जामिनेशन, ये सवाल उठेगा। पप्पू जी, भी हाल ही में जो मंत्रालय बटे हैं, किस तरह से ये देखते हैं, खास तौर से बिहार के जो? बिहार को तो नाश ही कर दिया। बिहार के साथ लगता है नफरत है इन लोगों को। विशेष राज्य पर कुछ बोले नहीं, विशेष पैकेज पर कुछ बोले नहीं, हाई डैम पर कुछ बोले नहीं, 69% आरक्षण पर कुछ बोले नहीं, अग्निवीर पर कुछ बोले नहीं, जाति जनगणना पर कुछ बोले नहीं, और उल्टे नीतीश कुमार का अपमान कर दिया। तो ये तो नहीं चलेगा। क्या लगता है इंडिया जो अलायंस है पूरी तरह से इस बार मजबूती में है? भैया, सरकार लोकतंत्र पर तो उंगली नहीं उठा पाएगा, ना सरकार चल पाएगी। पहले दिन ही मेरे ख्याल से ये सवाल उठेगा, जो बड़ा घोटाला हुआ है शेयर मार्केट का। पप्पू जी, जिस तरह से अभी मोहन भागवत का के बयान आया है, किस तरह से उस बयान को देखिए? सर, मोहन भागवत ने आईना दिखा दिया और यही सच्चाई है, इसको समझिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत की है। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।